राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में वीएचपी का स्टैंड आखिर क्या है, ये जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम ने वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन से बात की। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावे में कोई वाकई गड़बड़ी हुई है क्या? इस बात की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन बहुत सारी बातें भी समानांतर रूप से चल रही हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं। आज उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरोप तो पहले से लगते रहे हैं। 1984 से लेकर अब तक राम जन्मभूमि आंदोलन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को ऐसे ही अपमानित करने की कोशिश की गई। शुरुआती दौर में जब ये आरोप लगे, हमें वही राजनीति इसके पीछे की दिखाई दे रही थी, जिसमें वो राम को नकारना चाहते हैं, राम के प्रति आस्था को वो हिलाना चाहते हैं। लेकिन जब ये आरोप और भी जगह से शुरू हो गए तो हमें लगा अब इस पर जांच होनी चाहिए। जो भी सत्य है वो समाज के सामने आना चाहिए। उसको कैसे ठीक किया जा सके इस पर विचार करना चाहिए, और जो दोषी है उसको कानून के द्वारा सजा दिलवानी चाहिए। ये तुरंत हम लोगों को लगा, और इसीलिए ट्रस्ट ने स्वयं होकर राज्य सरकार को लिखा और राज्य सरकार ने निवेदन स्वीकार करके एसआईटी का गठन किया। यह सारी प्रक्रिया है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी तौर पर चल रही है। सुरेंद्र जी, लेकिन पहले और अभी में क्या फर्क है? मतलब ये आरोप पहले से लगते रहे, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब कुछ एक बातें ऐसी हुई जिसके बाद ये लगा कि इसकी जांच होनी आवश्यक है। इस बार का अंतर क्या है? पहले का और इस बार का अंतर यह है, जब 1921 में एक राजनीतिक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जमीनों की खरीद में हेराफेरी हुई है, उसके ऊपर समाज ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब समाज की आस्थाओं को हिलाने का षड्यंत्र हो रहा था 2021 और ये लग रहा था ये राजनीति और भी लंबी हो सकती है। नंबर 2, हम भी चाहते थे कि यदि कहीं कमी है तो वो सामने आए, उस कमी को ठीक किया जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और किसी को गड़बड़ करने का अवसर न मिले, ये हम भी सुनिश्चित करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर इसमें दिखाई देता है। तो आपको ये लगता है कि नियत या निष्ठा में कहीं कोई गलती नहीं रही होगी, लेकिन ये आप कहते हैं कि शायद व्यवस्था में कहीं कोई गुंजाइश रह गई होगी, तो इस जांच में वो देखा जाना चाहिए कि गुंजाइश रह गई है कि नहीं रह गई है, और अगर है तो उसको ठीक किया जाए, लेकिन नियत और निष्ठा की कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, आप ये कह रहे हैं? हमारे संपूर्ण ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी की नीयत पर, किसी की निष्ठा पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। कुछ लोगों ने जरूर बेहुदी बातें पहले भी की थी, लेकिन वो टिकी नहीं। लेकिन इस बार यह एक अंतर आया है कि भाई एक सिस्टम में और प्रक्रिया में कहीं भी चूक हो सकती है, वो चूक सामने आनी चाहिए और उसको ठीक करने का अवसर मिलना चाहिए। चूक होने की संभावनाएं किसी भी प्रक्रिया में हमेशा रहती हैं। हां, उसको स्वीकार करना और उसको ठीक करना, इसकी तैयारी व्यवस्था करने वाले लोगों के मन में चाहिए, वो हमारे में है। लेकिन कानून की निगाह में तो आप जानते हैं सुरेंद्र जी, कहा जाता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो अगर मान लीजिए कहीं पर यह भी हुआ कि आपने गलती नहीं की, लेकिन गलती होती रही और आप उसको वक्त पर प्लग नहीं कर पाए और आप किसी सुपरवाइजरी रोल में थे, तो उस हिसाब से ये माना जाएगा कि आपने दायित्वों का निर्वहन वैसा नहीं किया जैसे आपसे अपेक्षा थी? दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है एक बार एसआईटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उस तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस रिपोर्ट में ही ये सब बातें स्पष्ट होंगी और इनके उत्तर मिलेंगे। हम किसी को बचाना नहीं चाहते, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित किया जाए, किसी का चरित्र हनन किया जाए, यह भी उचित नहीं है। आखिर वर्षों की तपस्या है, पूरे जीवन की साधना है लोगों की, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। कि ये एक कागज है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप तक ये पहुंचवा भी दूंगा। मतलब इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि एक
जमीन जो महंत मुरलीदास के नाम पर थी उसको नजूल में दर्ज किया गया उपजिलाधिकारी महोदय की तरफ से। ये आदेश है 30/6/2023 का, ये जो मैं अभी इस वक्त और इस समय दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं ये मेरे हाथ में मौजूद है और मैं इसको पढ़ के आपको बता सकता हूं जहां पर भी आवश्यक हो। इसकी रजिस्ट्री होती है और ये रजिस्ट्री होती है 2/4/2024 को, जो कि करीब 9 महीने बाद होती। अब इसमें ही ये दिखाई देता है कि ये नजूल की जमीन थी, लेकिन फिर भी महंत मुरलीदास जी ने, जिनकी इस दूसरे कागज में तस्वीर लगी हुई है और साथ में क्रेता के तौर पर ट्रस्ट की तरफ से चंपत जी की तस्वीर लगी हुई है, इनको ये जमीन आगे बेची गई। इसमें विक्रय मूल्य जो है वो 23,61,00,000 का है। मालियत इसकी जो है वो 2,92,00,000 की ही है सिर्फ। और ये ज़मीन जो है, और इसमें विक्रय की जो टाइमिंग थी, बहुत जल्द इसको रजिस्ट्री की गई, ये भी कहा जा रहा है। और इस तरह का ये अकेला मामला नहीं है, कई और दूसरे मामलों में भी ये कहा जा रहा है कि जिसमें नजूल की ज़मीन को या किसी के स्वामित्व की भी अगर ज़मीन थी तो उसको, जिसकी कीमत कम थी, बैनामा किसी के नाम पर, ए ने बी के नाम पर बैनामा किया और बी ने बहुत कई गुना ज़्यादा कीमतों में वो ट्रस्ट को दी। तो ये कागज़ भी जो देखेगा उसको ये लगेगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर हुई है जिसको फ्लैग किए जाने की आवश्यकता है। दिनेश जी, आपने 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा तो नजूल की जमीन का है। यदि नजूल की जमीन किसी ने बेची और ट्रस्ट ने खरीदी तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसके कागज एसआईटी को दिए जाने चाहिए। लेकिन अब एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि ये कब से हो रहा था। अब एक संतोष दुबे साहब हैं जिनका दावा यह है कि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन के समय गोलियां तक खाई हैं, लाठी तो खाई ही है, और ढांचा उनके ऊपर गिर गया था। जिस दिन ढांचा गिराया जा रहा था तो 17-18 हड्डियां उनके शरीर की टूट गईं। उनका कहना यह है कि पूरी दुनिया से, मॉरिशस से, देश भर से जब शिला आवाहन हो रहा था उस समय लोगों ने शिलाएं भेजी थी, जिसमें बेशकीमती धातुओं की भी शिलाएं थीं। उनका कहना यह है कि 1996-97 तक तो अशोक सिंघल जी के पास ये जो शिलाएं थीं वो 3 तालों में रखी जाती थी और उनकी चाबियां अशोक सिंघल जी के पास थीं, और बाद में ये चंपत जी के पास आ गई थीं ये चाबियां और उनकी देखरेख में थीं। अब वो ये कहते हैं कि इनमें से किसी भी शिला का कोई पता नहीं है। हालांकि मैंने ये नृपेंद्र मिश्रा जी से भी इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि जो ईंट है या दूसरी शिलाएं हैं जिसमें श्री राम लिखा हुआ है, जो पत्थर की शिलाएं हैं या ईंट हैं, वो तो मैंने देखा है, लेकिन इस तरह की कोई शिलाओं के संदर्भ में मेरे पास जानकारी नहीं है। और अगर ये इस तरह की बेशकीमती शिलाएं आई होंगी तो निश्चित रूप से ये तो फिर एसबीआई भी नहीं है तो आरबीआई के पास रखाए जाने वाली बात इनके सुरक्षा के संदर्भ में होनी चाहिए, उन्होंने कहा। अब ये संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि वो तो सारी की सारी शिलाएं कहाँ गायब हो गई, उनके बारे में कोई पता ही नहीं। फिर आ गया मंदिर बनने के बाद, मंदिर बनने के दौरान ये जो ज़मीन की खरीद बिक्री वाला मामला है वो, और तीसरा आप चढ़ावे वाला, जिसमें चढ़ावे की रकम का मसला है और साथ में बेशकीमती धातुएं जो लोग चढ़ाते हैं उसका भी मसला है। इस बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 96-97 से ही कहीं कुछ गड़बड़ी, क्या ये वही है जो आपने शुरुआत में कहा कि अनर्गल आरोप लगते रहे? जिस तरह की शिलाओं का जिक्र संतोष जी ने किया, यदि उनकी जानकारी में था तो वो क्या इस अवसर की प्रतीक्षा में थे? पहले से उन्होंने ये बात क्यों नहीं ध्यान में दिलाई यदि उनको मालूम थी? क्योंकि सोने की ऐसी शिलाएं, बेशकीमती धातु की ऐसी शिलाएं वहां पर आई थी और उनकी संभाल नहीं हो सकी। ये विषय पहली बार हमारे सामने आया है। उस समय कभी किसी ने यह प्रश्न उठाया था, लेकिन वो प्रश्न वहीं समाप्त हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं चाहूंगा यदि संतोष जी के पास किसी भी तरह का प्रमाण है वो प्रमाण सामने लाएं। ये भी पूछना चाहता हूं, नृपेंद्र जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि बेशकीमती धातुओं के प्रबंधन के संदर्भ में वहां पर क्या हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक योजना ये बनी थी कि जो सिक्योरिटी एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन है भारत का, जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, उसको ये जिम्मा दिया जाए। तो बाकी बड़े मंदिरों में, जैसे तिरुपति जी में जो व्यवस्था है कि वहाँ पर जाकर लोग जब भगवान के चरणों में बहुमूल्य धातुएं चढ़ाते हैं तो उनको ले लिया जाता है, फिर उनका प्रबंधन जो है वो मिंटिंग कॉरपोरेशन ही करता है। तो उसके अधिकारी वहाँ आए
वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो अपना व्यवस्था बना पाएं, लेकिन 10-15 दिनों तक उनको जिस तरह का सहयोग वहाँ से मिलना चाहिए था ट्रस्ट की तरफ से नहीं मिला और आखिरकार उन लोगों को वापस जाना पड़ा। प्रिलिमिनरी काम शुरू करने के बाद भी उनको वापस जाना पड़ा, ये बात नृपेंद्र जी ने कही। तो क्या अगर ये सब चीज़ें, ये व्यवस्थाएं अपनी जगह पर होती तो ज़्यादा सुचारू ढंग से सारा प्रबंधन हो पाता? नृपेंद्र जी ने जो बात कही है वास्तव में उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एसआईटी के परव्यू में ये विषय होगा ही, और इसलिए जो भी दोषी होगा, यदि ये सब बातें इसी तरह की हैं जैसा नृपेंद्र जी बता रहे हैं, तो उस दोषी को सामने लाना ही चाहिए और एसआईटी लाएगी ही। वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, ये मुझे विश्वास है। एक जिक्र मैं उस बात का भी करना चाहता हूं जहां वो कमल नयन दास जी हों, वो कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है किसके पास जाके कौन इसकी जांच करेगा और उससे क्या सत्य आएगा। और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनके संदर्भ में मैं मुंह नहीं खोल सकता वरना बड़ी तकलीफ हो जाएगी, जब सही समय आएगा कभी तो मैं करूंगा, अभी मेरे में शक्ति नहीं है कि वो मैं सब बातें कह सकूं। इसको आप कैसे देखते हैं? दिनेश जी, ये संभावनाएं हमेशा हो सकती हैं। भरोसा वहीं टूटता है जहां भरोसा किया जाता है, जहां भरोसा नहीं किया गया वहां क्या टूटेगा। तो यदि ऐसा कुछ भी हुआ है तो मुझे लगता है वो सब सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो सबको सजा भी मिलेगी जो भी दोषी हैं, और व्यवस्थाएं पहले से और अच्छी बन सकेंगी। सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विश्व हिंदू परिषद क्या सोचता है ये हमको आपने बताया।